हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अरुण। आप सभी का स्वागत है डाउट नट पर एक बार फिर से। हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही सारा चैप्टर है इसके अंदर पढ़ने के बारे में। हम आज बात करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए बहुत कुछ इस लेक्चर के अंदर होने वाला है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे किसी भी जगह से पढ़ रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंटीग्रल का पूरा जो निचोड़ है, जो हमारे जीवन में इसका उपयोग है, वो इस चैप्टर के अंदर आपको मिलने वाला है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। मैं हूं अरुण पांचाल और हम लोग बात कर रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 के लिए। पर हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई टर्म 2 नहीं है। हमारा टारगेट बाकी जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, सभी बच्चों के इसमें मैथमेटिक्स तो समान है। एक दो टॉपिक इधर उधर होंगे जो कम ज्यादा हो गए होंगे, बाकी इससे ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के जो एप्लीकेशन है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहने, चाहे किसी भी बोर्ड के अंदर हो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। मैं हूं अरुण, आप सभी का दोस्त। आप सभी का स्वागत है डाउट नेट के साथ। तो यार, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब क्या क्या हो सकता है। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो वहां पर हमने देखा था कि जब हम अपने फोन से सिग्नल भेजते हैं और वो सिग्नल किसी दूसरे बंदे को मिलते हैं, तो वहां डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन का प्यारा सा यूज होता है, जिसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो कुछ नहीं होता सर, हम यहाँ से जो वेव भेजते हैं उनको टुकड़े टुकड़े करके भेजे जाते हैं। आखिरी में उन सभी वेव्स को कंबाइन कर दिया जाता है, मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। पर आगे मतलब हमारे लिए क्या एक हो सकता है कि एक कर्व है, ठीक है। अब हो सकता है वो कर्व सर्कल हो सकता है कर्व वो पैराबोला हो सकता है वो हाइपरबोला हो, रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगल, सर्कल, इन सभी कर्व्स के जो एरिया है वो आप लोग निकाल कर आए हो। बट नाउ अब हमें बात करनी है कुछ स्पेशल कर्व्स के बारे में, कि दो अगर कर्व नॉर्मली भी दिया हो, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, कुछ भी हो, इन दैट केस एरिया क्या होगा। सो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्सिस, इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया, या आफ्टर हम दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि मान लीजिए ये कर्व है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब ये वाला। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन, मतलब ये कर्व है और दूसरा ये एक लाइन है। तो इस कर्व और इस लाइन के बीच का जो एरिया है हमें वो निकालना है। दिस इज एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन। आफ्टर दैट ऐसा भी हो सकता है कि दो कर्व है, जैसे मान लीजिए एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, एंड इस केस में हमें इन दोनों के बीच का जो टोटल एरिया है वो निकालने की कोशिश है। सो ये तीन चीजें हमें यहाँ फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर फॉर बोर्ड क्लास 12th। अब इसके अलावा जो कुछ स्पेशल है वो देखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ गई, तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। ग्राफ की आपको जरूरत पड़ेगी और जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर उपस्थित जरूर हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है सर, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस के साथ ये एक कर्व है जिसका एरिया हमें पता करना है। मान लीजिए यहां से यहां तक वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस कर्व बाउंडेड विथ एक्सिस ऑफ एक्स। पर यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको एरिया ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच निकालना हो, जहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो उन पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और बिटवीन ए एंड बी द फंक्शन इज पॉजिटिव। इसको आप ऐसे देख सकते हैं सर, ए और बी के बीच में ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, जस्ट लाइक दैट, ए और बी के बीच में। तो अगर ए और बी के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है और आपको निकालना है एरिया बिटवीन ए एंड बी और एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, देन दिस एरिया, अगर इस एरिया को ए कहा जाए तो ए इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर इस कर्व की इक्वेशन एफ एक्स है और ये एरिया ए है। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बात करते हो छोटे से कॉन्सेप्ट की, फॉर एग्जाम्पल एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2,
इज 0 to π/2 एरिया ऑफ sin x। बेसिकली वही कहानी है। इसी कर्व के बारे में और बातें करते हैं। यही एक्स एक्सिस है, यही दूसरा कर्व है, ऐसा कुछ, ऐसे ही कुछ समथिंग इसके जैसा ही है। एंड हमें एरिया फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। मान लेते हैं ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट है वो बीटा है, ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट अल्फा और बीटा है सर, और हमें अल्फा और बीटा के बीच का एंगल निकालना है। अब आपको पता है कि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और इंटीग्रेशन से जो एरिया निकलेगा वो नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है। यहां एक बात ध्यान रखनी है, अगर एरिया इंटीग्रेशन से निकल रहा है तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। यहां पर एरिया की जगह एल्जेब्रिक एरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। एल्जेब्रिक एरिया मतलब ऐसा एरिया जो कि पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये जो इंटीग्रेशन है अल्फा से बीटा, ये नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं ये जो एरिया है सर, ये नेगेटिव आएगा अल्फा से बीटा तक। किसका? इस फंक्शन का, fx का, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये नेगेटिव है तो मुझे यहां पर बेसिकली ये पता तो चला यार कि ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो इस केस में मुझे मॉड लगाना पड़ेगा ताकि एरिया पॉजिटिव आए। क्लियर है ना? इस केस में क्या करना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा ताकि एरिया पॉजिटिव आए। ये सेकंड केस हुआ, ये केस नंबर 1 हुआ, ये सेकंड केस हुआ। जैसे यहीं पर बात कर लेते हैं 0 से π/2, पहले वाले एग्जांपल में sin x। अब sin x 0 से π/2 का जो एरिया है वो पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं -π/2 से 0, -π/2 से 0 sin x जो है वो नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ। ये यहां मॉड, यहां मॉड, यहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं है सर, चाहो तो लगा दो, चाहो तो नहीं लगाओ। अब सर हम कब चाहें कब नहीं चाहें, हमें पता नहीं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो पूरे पे मॉड लगा सकते हैं, लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि उस पूरे इंटरवल में, जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, या तो फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यू कैन यूज द मॉड। एक बात ठीक, ओके। अब यहीं पर दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ऐसा, कॉन्सेप्ट नंबर 3। मान लीजिए वही एक्स एक्सिस है, ऐसा कोई ग्राफ है और ऐसा कुछ है, और यहां पर ऐसा कुछ। ये सर एक मतलब बेसिकली ग्राफ है, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पर काट रहा है, और there is a point A, there is a point B, और आपको A से लेकर B तक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब ये कैसे निकालें? हमें A से लेकर B तक का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। A से लेकर B तक का मतलब ये एरिया और साथ में ये एरिया। अब यार इस केस में सबसे बड़ी समस्या है कि सर ये एरिया तो पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है। ये एरिया जो है वो पॉजिटिव आएगा, बेसिकली ये एरिया नेगेटिव आएगा। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन A एंड B, then the area between A and B is somewhat positive and somewhat negative. So now in this case we need to find out the point of intersection of the curve with x-axis, और हमने इस कर्व को निकाल लिया C के बराबर। मान लो ये जो पॉइंट है वो C है, मान लिया, वैसे निकालना ही पड़ेगा कहां एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब मुझे पता है कि A से लेकर, जैसे इसे A1 बोल देते हैं, इसे A2 बोल देते हैं, और जो इफेक्टिव एरिया है A, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ A1 प्लस A2। हमें एरिया को नेगेटिव नहीं लेना है, हमें एरिया को क्या कैलकुलेट करना है? पॉजिटिव कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम ऐसी बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया आना चाहिए वो आएगा A से लेकर C। अगर ये fx है ना, फंक्शन का जो इक्वेशन है, फंक्शन का एक्सप्रेशन fx है, तो ये मिला fx dx प्लस C से लेकर B fx dx। लेकिन यहां C से लेकर B fx dx वाले में एक समस्या है,
तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने मॉड का साइन लगा दिया, बिकॉज ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होगा कि आप जो एरिया निकालने जा रहे हैं, देखो एक छोटी सी और बात बताता हूं, यहां जो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, वही हमारे लिए जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि आपने जिस एरिया को फाइंड आउट किया, मतलब आपको एक कर्व दे दिया, एक फोटो दे दिया, आपको इक्वेशन दे दी दैट फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, एंड अ कर्व इज नॉट ऑलवेज अ फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन का ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका होता है? फंक्शन का होता है। सो टू फाइंड आउट द एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी नीड अ फंक्शन, बट many times in questions we can't get a function, so we have to use our brain in this case। questions होंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, मान लेते हैं यार ये चौथे नंबर का केस है ना, इसमें भी यही 3 केस रिपीट होंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, मान लो ऐसा चला गया। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, ये एफ एक्स है, मतलब इसे एफ एक्स नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे एक्स बराबर एफ वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अब इस केस में आपको मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब ए से लेकर बी तक इस फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना काफी सिंपल है, फ्रॉम ए टू बी एफ वाई और यहां डी वाई। एफ वाई डी वाई क्यों? क्योंकि जो एरिया होगा वो अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं। तो इंटीग्रेशन की स्टेप्स कहां से कहां तक मिलेगी? वाई के रिस्पेक्ट में मिलेगी, और इस तरह का इंटीग्रल होगा। इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल के साथ, है ना। थोड़ा सा मतलब बेसिकली कैलकुलेटिव वे हो सकता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, कैलकुलेटिव वे नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सवाल टू सवाल। शुरुआत करते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन की। बेसिकली फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर आपने इसको देखा हो तो ये सर्कल है जिसके बारे में आप बहुत पहले से मतलब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं यार। सर्कल की इक्वेशन हमें ऐसी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि इसका जो सेंटर है वो 0,0 है, और इसकी जो रेडियस है वो ए यूनिट है। ऐसा सर्कल हम लोगों ने देखा हुआ है 11th क्लास में। तो अगर इस सर्कल का फोटो बनाया जाए, और यहां पर कर्व का फोटो बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रख लेना। यहां पर कुछ भी मतलब अगर आपने कर्व का फोटो बना लिया तो इस तरह के सवालों को आप काफी हद तक तो सॉल्व कर दोगे, भले पूरे नंबर ना मिले, लेकिन अगर लेक्चर्स पूरे देखोगे तो पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। नाउ देखो यार, ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस है ए यूनिट, तो दैट मींस ये a,0 होना चाहिए, ये 0,a होना चाहिए, ठीक है, और ये 0, माइनस ए वेट ये -a,0 होना चाहिए, जिसका हालांकि हमें कोई खास उपयोग तो नहीं है, पर फिर भी 0, -a। अब हमें ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। सो देखो यार, अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोच रहे हैं तो एरिया इज 0। अच्छा, एरिया तो आपको पता है कि सर्कल की रेडियस अगर a है तो एरिया आना चाहिए टोटल, क्योंकि हमें पता ही यार पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर हमें इंटीग्रेशन की मदद से उसे प्रूव करना है। हमारा जो मेन उद्देश्य वो क्या है कि इस एरिया को इंटीग्रेशन की मदद से निकालो। यहां पर आप सिमेट्री का बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। देखो ये सर्कल जो है, ये जो पॉइंट है सेंटर, यहां से ये जो 2 डायमीटर निकल रहे हैं, तो अगर मैं कहना चाहूं, अगर मतलब बेसिकली छोटी सी सिमेट्री है कि अगर इसका एरिया A1 है तो ये एरिया भी A1 होगा, ये एरिया भी A1 होगा, और ये एरिया भी A1 होगा। अब आपको पता है कि जो ऊपर की साइड एरिया है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव,
अगर चारों का एडिशन करोगे तो द एरिया इज 0। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि हमें यहां पर सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा। और बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो आप फंक्शन का करते हैं, और फंक्शन को ग्राफ की मदद से पहचानने का एक तरीका है कि अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, कोई भी एक लाइन, अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है तो वो फंक्शन नहीं है एक्स में। मतलब जो फंक्शन है वो ये बेसिकली एक फंक्शन नहीं है, इक्वेशन है सर्कल की पर फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये एक्स में एक फंक्शन नहीं है। अब अगर हमें इसे एक्स में फंक्शन बनाना है तो हमें नीचे वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, या तो ऊपर वाला हटा दो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर वो तो 1-1 फंक्शन की कंडीशन थी। 1-1 फंक्शन के लिए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो द फंक्शन इज नॉट 1-1। अगर y एक्सिस के पैरेलल है और एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो द फंक्शन इज, और द इक्वेशन इज नॉट अ फंक्शन, और द एक्सप्रेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो हमने इसे कुछ इस तरह से तोड़ा। हमने ये माना कि यार ये जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पर। किस कॉन्सेप्ट पर? मान लेते हैं ये एरिया A1 है, ये एरिया A1 है, तो ये भी एरिया A1 है और ये भी एरिया A1 है। तो टोटल एरिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ A1। कितना? 4 टाइम्स A1। अब A1 निकालना हमारी जिम्मेदारी है, वो कैसे निकालेंगे उससे देख लेते हैं। फिर वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए, और हमने अब थोड़ा सा ग्राफ को छोटा कर दिया। ये 0,0, ये A,0 ना। अब ये वाला अगर हम एरिया निकाल ले तो क्लियर है। अब ये जो एरिया है वो 1-1 और ऑन टू दोनों है, मतलब बेसिकली ये फंक्शन भी है। अब अगर इसे फंक्शन बनाना है तो हम सबसे पहले कर्व को लेकर आए। देखो यहां ये बहुत सारी समस्या होगी। आपको इक्वेशन दी है वो कुछ ऐसी दी है, x² + y² इज इक्वल टू A²। आप एरिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर ले सकते हैं। अगर आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको y इज इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ेगा। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ेगा। हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनिशियली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, y² इज इक्वल टू A² माइनस x², या y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर A² माइनस x²। यहां प्लस और माइनस दो चीजें हैं। क्या है? प्लस और माइनस दो चीजें हैं। अब यार आपको पता है कि जिस A1 को आप कैलकुलेट कर रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव है, तो आप यहां पर y को बेसिकली, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर A² माइनस x²। तो ये मिला सर A1, ठीक है। तो A1 निकालने का तरीका ऐसा, देखो ये मिलेगा fx dx, मतलब अ फंक्शन इन x विथ रिस्पेक्ट टू x, बट द इंटीग्रेशन शुड हैव लिमिट्स। मतलब अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व होना चाहिए। तो x की वैल्यू होना चाहिए। x की वैल्यू क्या 0 से लेकर a तक जा रही है? इस पूरे को कैलकुलेट करने के लिए x को कितनी माथापच्ची करनी पड़ रही है? 0 से लेकर a तक। तो ये वैल्यू 0 से लेकर a तक होनी चाहिए। तो अब आपके सामने जो A1 आया ना, वो ऐसा हुआ यार, 0 से लेकर a रूट के अंदर A² माइनस x² dx। परेशानी यहां है। अब ये परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला बाकी तो क्लियर है, मतलब अभी तक हमने कॉन्सेप्ट लगाए जो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब सीधा सीधा इंटीग्रल है, दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज का उपयोग हम लोग यहां नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। चाहो तो कर सकते हो, x की जगह a माइनस एक्स करोगे तो कुछ खास हाथ हासिल नहीं होगा। हम सीधा सीधा पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां पर कौन सा फॉर्मूला? रूट के अंदर A² माइनस x² dx।
क्या फॉर्मूला होता है, x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, लेकिन चूंकि हम यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करेंगे। हालांकि c लिख लेंगे, लेकिन इसके एरिया के कैलकुलेशन में हम ये वाली बात नहीं करेंगे। तो ठीक है यार, a1 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कुछ ऐसी आनी चाहिए फिर तो, x/2 रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a फ्रॉम 0 to a, ऐसा कुछ। ठीक है सर, रख के देखते हैं वैल्यूज क्या क्या आती है। तो a1 की वैल्यू, सबसे पहले a वैल्यू रख के देख लेते हैं यार। अगर a वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर a/2 a² माइनस a स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस 0 रख के देख लेते हैं। तो 0 रख के देखने पर 0/2 रूट के अंदर a² माइनस 0 स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। अब यार देखो, a² माइनस a स्क्वायर 0, तो a1 की वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू आई a/2 इंटू 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 प्लस 0, है ना। तो ठीक है सर, a1 की जो वैल्यू आई वो मिली a²/2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो a1 की वैल्यू a²/2 इंटू π/2, तो a1 इज इक्वल टू a² π/2 है सर 4। तो ये वैल्यू कितनी आई, a² π/4। अब आपको पता है कि टोटल एरिया कितना था, टोटल एरिया दैट इज a था 4 टाइम्स a1, तो ये मिला 4 टाइम्स πa²/4, 4 से 4 गया, πa² इज द फाइनल आंसर। और हमें ये बचपन से ही पता है। तो सर ये तो हमें बचपन से ही पता था, ये तो हमको 7वीं क्लास में ही पता चल गया था। जरूरत क्या है यहाँ पर इतना करने की, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्व सर्कल ही हो। आपको कुछ ऐसे एरियाज पता है जिनके बारे में आप जानते हो बचपन से, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है। डन है क्या, आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, लाइन एंड द सर्कल। अब यहां पर ऐसा है कि आपको एक्स एक्सिस दिया है, लाइन दी है, सर्कल दिया है, और इन तीनों के द्वारा बनने वाले एरिया के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। पहले तो ये कि ये बात लिख लो कि किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, मतलब किस एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस। दूसरा, लाइन दी है y इज इक्वल टू एक्स। तीसरा, सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, देखो यहां ना कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए, अच्छा, जब लाइन और सर्कल के बीच का एरिया आता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि जब हम दो कर्व के बीच का एरिया देखते हैं तब बात करते हैं, लेकिन जब लाइन और सर्कल के बीच का या लाइन पैराबोला के बीच का, लाइन और कर्व के बीच का एरिया निकालना हो, तो जो बड़ा है ना, मतलब जिसका एक्सप्रेशन, जो पहले ग्राफ बनाया, जिसका एक्सप्रेशन बड़ा है उसमें से जिसका एक्सप्रेशन छोटा है वो घटा दिया। अपन सवाल करेंगे तो देखेंगे। हालांकि यहां बात करते हैं सबसे छोटी सी बात। ये छोटी सी बात है, कैसी है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो इसको इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4√2 पूरे का स्क्वायर, है ना सर। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2। एक सर्कल होगा, बिल्कुल होगा। जिसका सेंटर ओरिजिन है, बिल्कुल है। ठीक, रेडियस कितनी है सर, ये 4√2, 0,
ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमारा जो टारगेट है वो इतना ही है, इससे ज्यादा हमें कहीं नहीं जाना। और y इज इक्वल टू एक्स, अगर लाइन का ग्राफ आप लोग बनाना चाहें तो वो लाइन कुछ ऐसी जाती है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, तो ये बात साफ है कि हमें ये वाला एरिया पूरा का पूरा एक्स एक्सिस सर्कल और इस लाइन के बीच का एरिया तो यही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है क्या? नहीं बोला। थर्ड क्वाड्रेंट में बोला है? नहीं बोला। तो हम जाएंगे ही नहीं। हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब ऐसा तो हमने कोई कर्व देखा ही नहीं। कुछ लोग सिमेट्री से इसे निकाल सकते हैं। सिमेट्री से कैसे? देखो, ये जो है ना, ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब अगर सिमेट्री से आंसर कैलकुलेट करने जाओ तो ये लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब जो सर्कल का एरिया होगा उसको ऐसे 8 पार्ट बन जाएंगे। पिज्जा काट के देखा है अपन ने, पूरा का पूरा गोल है, उसके 4 पार्ट किए, फिर हर पार्ट के 2 बराबर पार्ट किए, मतलब 8 टुकड़े किए। तो एरिया इन दिस केस आना चाहिए पाई a स्क्वायर बाय 8। ये आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। a स्क्वायर मतलब 32, तो 32 रख दिया तो 4 मतलब 4 पाई होना चाहिए। अब देखते हैं आता है नहीं आता है। तो इसी कर्व को, जो मेन मुद्दे की बात है, अपन अगले पन्ने पर लेकर आते हैं और ड्रॉ करते हैं द ग्राफ। ठीक है सर, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। ओके, देखो मान लेते हैं ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, जहां लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। ये O है, ये A है और ये B है। ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो यहां पर एक M पॉइंट होगा। तो जो टोटल एरिया आपको चाहिए, आपने उसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OMA एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ द पार्ट AMB। अपन ने 2 एरिया मान लिए, A1 और A2। टोटल एरिया जो होगा वो A1 एरिया और A2 एरिया के बराबर होगा, जहां A1 एरिया ये वाला एरिया होगा और A2 सेकंड वाला पार्ट होगा। तो पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 का मतलब है, साफ साफ सुनना, यहां से लेकर यहां तक। A1 का मतलब है x का इंटीग्रेशन, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, पर कहां से कहां तक ये नहीं पता। इनिशियल पॉइंट तो 0 है, लेकिन फाइनल पॉइंट कौन सा है पता नहीं। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले A पॉइंट क्या है, मतलब कहां पर सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू एक्स। दोनों को रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर 32, एक्स स्क्वायर बराबर 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो डेफिनेटली y की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए, क्योंकि y इज इक्वल टू x है। तो 0 से 4, अगर ये 4,4 है तो ये 4,0 होगा। ठीक है। तो A1 की वैल्यू तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 4, तो ये मिला 16 बाय 2 दैट इज 8। अभी A1 निकला है, A2 नहीं निकला है। अब A2 कैसे निकालेंगे? ये सिंपल है यार। सिंपल ऐसा है कि सबसे पहले जो सर्कल दिया है उसको कन्वर्ट किया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 को मैं कन्वर्ट करूंगा y इज इक्वल टू रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब A2 क्या है? बेसिकली A2 एक एरिया है जो 4 से 4 रूट 2 तक जाएगा, और ये होना चाहिए 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx तक। ऐसा कुछ है। सेम कॉन्सेप्ट है ना, सेम फॉर्मूला, सेम कैलकुलेशन। अगर चाहो तो ये 4 रूट 2 32 को थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 32 को या 4 को मैं a मान सकता हूं, तो 32 जो होगा वो 2 इंटू ए स्क्वायर होगा, या 32 को ए स्क्वायर मान सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। पर कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा सीधा मान लेते हैं, सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। A2 बराबर सबसे पहले x बाई 2
रूट के अंदर 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 32/2 और उसके साथ साइन इनवर्स x बाय 32 का रूट दैट इज 4√2। फॉर्मूला वही है यार। फॉर्मूला क्या है बेसिकली, x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/2 या a²/2 फिर साइन इनवर्स x बाय ए का मतलब 4√2 क्योंकि 32 का रूट आएगा, a स्क्वायर 32 है तो a की वैल्यू 4√2। अब मैंने यहां से मान रखा, वैल्यूज रखी 4 से लेकर 4√2, तो a2 की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आएगी। 4√2 यहां रखा तो 4√2 डिवाइड बाई 2, 32 माइनस 4√2 का स्क्वायर प्लस 32/2 या 16 साइन इनवर्स 4√2 डिवाइड बाय 4√2 माइनस जहां जहां x है वहां 4 रख देते हैं तो 4/2 साथ में 32 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 32/2, ये तो 16 ही है यार, साइन इनवर्स 4 डिवाइड बाय 4√2। देखो a2 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, मतलब कैसे कैसे आएगी। 32 और 4√2 का स्क्वायर बात बराबर है तो पहला पार्ट तो 0 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 4/2 दैट इज 2, 32 में से 4 स्क्वायर गए 16, 16 का रूट दैट इज 4 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1/√2। तो बस वैल्यूज रख दो, साइन इनवर्स 1 π/2 तो 16 इंटू π/2 माइनस 8 प्लस और नॉट प्लस माइनस 16 इंटू π/4। तो ये हो जाएगा यार a2 बराबर 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, तो आंसर आया 4 पाई माइनस 8। ये a2 की वैल्यू है। ठीक है सर। अब अगर आपको याद हो तो a1 की जो वैल्यू थी वो थी 8, a2 की वैल्यू है 4 पाई माइनस 8 और टोटल एरिया जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, a1 प्लस a2 दोनों को जोड़ दो दैट इज 4 पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 से 8 कट जाएगा और ये कितने से पार्ट का एरिया है, ये इतने पार्ट का एरिया है। ठीक है सर। अच्छा अगर आपसे ये वाला एरिया पूछते ना तो ये वाला एरिया भी सेम है ना, 4 पाई अपन ने वैसे ही निकाल लिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप इंटीग्रेशन नहीं करने बैठेंगे, आप सिमेट्री जितनी हो सकती है उतनी ढूंढेंगे। अगर सिमेट्री आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सिमेट्री नहीं आती तो दिक्कत की बात है। चलिए सर, फाइंड द रीजन और एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। यहां ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और y इज इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ है वो आपने देखा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू मॉड x मतलब ऐसा कुछ। अब इन दोनों को एक साथ बनाकर देखा जाए, क्लब करेंगे सर सबसे पहले तो। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लेट्स टॉक अबाउट y इज इक्वल टू मॉड x। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैसे कि मेरा मॉड x जो है ना वो ठीक ठाक नहीं बना। ठीक है, चेक करते हैं एक बार फिर से। अब ठीक है आई थिंक, तो मॉड x ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है सर। ठीक है, ओके। तो अगर कैलकुलेट करें,
अगर ये वाला एरिया A1 है तो ये एरिया भी A1 होना चाहिए बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो टोटल एरिया कितना होना चाहिए जो हमको चाहिए? टोटल एरिया होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ A1। और यहां कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ग्राफ हैं, दो कर्व हैं, दोनों के बीच का एरिया निकालना, यहां एक्स एक्सिस का कोई भी रोल नहीं है ना वाई एक्सिस का रोल है, हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो कर्व ऊपर है ना y इज इक्वल टू एक्स, उसमें से नीचे वाला कर्व घटा देंगे। नीचे वाला कर्व घटा देंगे मतलब बेसिकली हम करने वाले हैं A1 का कैलकुलेशन अगर किया जाए तो देखो ऊपर कौन है, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। इसमें नीचे वाला पार्ट कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं x में से एक्स स्क्वायर को घटा दूंगा और इंटीग्रेट हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, लेकिन x एक्सिस यहां इन्वॉल्व नहीं है। अब कहां से, 0 से लेकर ये वाला पॉइंट और निकाल लो कौन सा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, देखो ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब अगर y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को अगर मैं यहां पर x की जगह एक्स स्क्वायर लिख देता हूं तो यहां से वैल्यूज आती है x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 ये है तो x इज इक्वल टू 1 ये होना चाहिए। तो 0 से 1 इतना कैलकुलेट कर देते हैं यार, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर 1 तक। तो ये जो एरिया A1 है ये आ जाना चाहिए 1/2 माइनस 1/3। अब यार ये मिला 3 माइनस 2/6 दैट इज 1/6। सो A1 की वैल्यू 1/6, तो टोटल एरिया 2 टाइम्स A1 दैट इज 2 इंटू 1/6 जिसकी वैल्यू 1/3 एंड दिस इज द आंसर फॉर टुडे। तो यार इस तरह से हमने एरिया निकालने के बारे में सोचा और एरिया निकालने की कोशिश की है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हो, जैसे ये सर्कल और एक लाइन का जो है, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 1/√2। अब सर्कल तो ऐसा है, मैं आपको कुछ सवालों में हिंट दे देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर तक आप इनको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ही सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू a/√2 के बारे में बात करूं तो ये लाइन तो ऐसी है, आपको ये एरिया निकालना है, बस सिंपल सी बात है। स्मॉलर पार्ट बोला हुआ है, लार्जर पार्ट बोलते तो ये वाला पार्ट होता। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट भी बोला जा सकता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एरिया ऑफ द एलिप्स। तो इन द सेम वे अगर आप चाहें तो 1 मिनट तक ट्राई कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आएंगे, ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सो इन दिस केस you have 4 options that pi AB, 1/2 pi AB and 1/4 pi AB and none of these। 4 ऑप्शंस हैं, आपको एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ ये इस बात से कोई इंपॉर्टेंस, इस बात से कोई परेशानी नहीं है दैट A बड़ा है या B बड़ा है। ठीक है सर, मैं बता देता हूं आंसर क्या है। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। अब ये आप लोग चाहें तो प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। y को ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने सर्कल के केस में किया था, और जब ये a बराबर b हो जाता है तो ये बन जाता है सर्कल, और उस केस में एरिया हो जाता है पाई ए स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल में लेकर आया था, लेकिन अगली क्लास में हम इन सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो सवाल हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैंने स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए ग्रुप बनाया था, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन डाउटनेट जेई 2023 अरुण सर। और इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर arun_डाउटनेट को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हों। तो आज की कहानी अपन यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लेक्चर के अंदर बने रहे और आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा। उम्मीद करता हूं
एरिया के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बात करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और भी सवालों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए डाउट नट के साथ। धन्यवाद।